Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. So we were discussing about the chapter named Diseases of Elementary Tract, and particularly about the peptic ulcer disease. So I've divided this lecture in two parts. Part one आपका upload हो चुका है, and this one is part two because this was a very important topic and a bit lengthy topic. That's why I divided this topic in two parts. So this is part two, and we would discuss about its type, little bit about its type. Like as you can see, these are the peptic ulcer disease can be divided into gastric and duodenal ulcer. So यू कैन सी ये जो चीज आपको नजर, बाकी तो जो भी है इसमें ये सारा आपका स्टमक का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा. सो ये आप देख सकते हैं ग्रेटर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर, आई होप आप पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये सब आपको पता होगा. बॉडी होती है फंडस, ठीक है. जो मेन चीज यहाँ पर दिखाने वाली है वो ये चीज है. दिस इज गैस्ट्रिक इरोजन, ठीक है, जो गैस्ट्रिक अल्सर का एक मतलब उसकी एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन दिखाई गई है, ठीक है. तो अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो वो इस टाइप का होगा. ये देखें, आपको इरोजन नजर आ रही है ना, इरोजन, ठीक है. मैंने बताया था कि ये इसमें बिल्कुल होल से पड़ जाते हैं. कभी कभार तो वो होल्स इतने डीपन हो जाते हैं कि वो बिल्कुल जो है वो स्टमक का कंटेंट बाहर निकलने लग जाता है, ठीक है. वो आगे हम पढ़ेंगे भी. और ये जो है ये ड्यूडेनम है, तो ये ड्यूडेनल अल्सर हो गया. तो इस बेस पर आप ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं और इसको गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. So let's move to the next slide. Okay, so if you want to discuss these types in detail, so I have included this slide for you people. इसमें आप देख लें ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर में डिफरेंशिएट किया हुआ है, ठीक है. डिफरेंसेस क्या क्या है इसमें, आपके दो चीजें कवर हो गया. एक तो आपके इसके सिम्टम्स वगैरह, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी है, प्रेजेंटेशन भी हम उसको कहते हैं, और आपके दोनों टाइप्स जो है वो भी एक्सप्लेन हो गए, ठीक है. तो अगर पेपर में आ भी जाए, वैसे आएगा नहीं ड्यूडेनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर में डिफरेंस क्या है, लेकिन फिर भी आप इस तरह एक चार्ट सा बना सकते हैं पेपर में अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए. मैं बार बार ये इस चीज पर फोकस करवाती हूँ कि आप लोगों ने पेपर में सिर्फ अपना नॉलेज लिखना नहीं है, बल्कि आपने प्रेजेंट करना है प्रॉपर, ठीक है. फार्माकोलॉजी में भी मैंने बताया था कि आपके प्रॉपर ड्रग लिखने का तरीका होना चाहिए, इंट्रोडक्शन एंड देन केमिकल नेम और सारा कुछ, ठीक है. तो इसी तरह हर एक पेपर में आपका ये तरीका होना चाहिए. सो आई हैव इंक्लूडेड दिस स्लाइड फॉर यू पीपल, ठीक है. आप इसको जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं. इसमें देखें आप, ये लिखा हुआ है सबसे पहले कि ये जो ड्यूडेनल अल्सर होगा, ठीक है, उसमें जो पेन स्टार्ट हो जाता है तो वो कब खत्म होगा. तो इसके लिए आपको पहले एक और चीज समझनी है, और वो ये है कि ये पेन स्टार्ट कब होता है. ये पेन तब स्टार्ट होता है जब बंदे को बहुत ज्यादा भूख लगना शुरू हो जाए, ठीक है, हंगर. तो जब हंगर होगी, ठीक है, तो ये पेन ज्यादा हो जाता है. हंगर में ये पेन ज्यादा हो जाता है तो फिर खत्म किस चीज से होगा, रिलीफ मतलब कि आराम आ जाए बंदे को, वो किस चीज से होगा, ईटिंग से, ठीक है. तो इसके लिए आपको ये चीज समझना जरूरी है कि ये जो ड्यूडेनल अल्सर है इसमें जो पेन ज्यादातर स्टार्ट हो जाता है, सिवियर किस्म का पेन या डिस्कम्फर्ट, वो हंगर की वजह से होता है, और वो रिलीफ किस वजह से होगा, ईटिंग की वजह से होगा, ठीक है. लेकिन जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो बिल्कुल इसका अपोजिट है. उसमें पेन कब स्टार्ट होता है, जब बंदा कुछ खाता है, व्हेन द पेशेंट ईट समथिंग, ठीक है. जब पेशेंट कुछ खाता है तब उसका, अब इसकी वजह क्या है ये मैं समझाती हूँ, ये दिस वन, ठीक है, कि इसमें क्यों खाने की वजह से पेन ज्यादा हो जाता है. असल में मैंने आपको बताया था कि आपका जीआईटी का प्रॉपर, ऑब्वियसली आपका नर्वस सिस्टम, आपका जो ब्रेन है वो आपका सारी बॉडी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है. अब आपके फूड जो है आपके स्टमक में आ गया, तो जैसे ही फूड स्टमक में आता है एक सिग्नल जाता है वेगस नर्व, और वो सारे नर्व्स आपने पढ़े होंगे, वो सारे जो है वो ब्रेन के साथ आपके जीआईटी को कनेक्ट करते हैं. अब वहां से एक सिग्नल जाता है आपके ब्रेन तक, ठीक है, और ब्रेन को सिग्नल जाता है कि फूड जो है वो स्टमक में आ गया है. तो ब्रेन क्या करता है, वो एक कमांड पास करता है किस चीज के लिए, HCl सिक्रीशन के लिए, ठीक है. अब अब जैसे ही फूड आएगा HCl सिक्रीशन ज्यादा होगी, ठीक है. लेकिन चूंकि यहाँ पर तो अल्सर ड्यूडेनम में था ना, स्टमक में बेशक HCl रिलीज हो खाने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर तो अल्सर स्टमक में है. तो जैसे ही HCl रिलीज होगा, तो HCl तो एग्रेसिव फैक्टर है, हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा था पार्ट 1 में, ठीक है, इस टॉपिक के पार्ट 1 में. तो HCl जो है वो क्या करता है, वो स्टमक की कंडीशन को और ज्यादा वर्सन कर देता है,
तो बंदे को डिस्कम्फर्ट फील होना शुरू हो जाता है। तो फिर वो रिलीफ कब होगा? या तो वो लेट जाता है, थोड़ा आराम करता है, या वो सारा का सारा खाना वॉमिट आउट कर देता है। ठीक है, तो आपने इसमें ये चीज का वो रखना है, ध्यान रखना है कि इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर भूख की वजह से पेन स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पर खाने की वजह से पेन स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि खाने के बाद जो है आपका एसिड रिलीज होता है, एसिड जब रिलीज होता है तो आपके स्टमक में मजीद जो है वो पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अल्सर इज प्रेजेंट इन स्टमक। ठीक है, और फिर उसको रिलीव कैसे करेंगे? वो पेशेंट या तो वॉमिट आउट कर देता है, या वो थोड़ा सा लेट जाता है, आराम कर लेता है उससे थोड़ा बहुत। अच्छा, इसकी ड्यूरेशन देख ले, 1 to 2 मंथ्स, और इसकी फ्यू मंथ्स है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करवा देती हूँ ताकि ज्यादा लेंथी ना हो ये। वॉमिटिंग इसमें नहीं होती, और अभी मैंने बताया कि इसमें वॉमिटिंग होगी क्योंकि पेशेंट चाहता है कि वो सारा जो उसने फूड खाया वो वॉमिट आउट कर ले ताकि वो रिलीव हो जाए। हेपेटाइटिस में ठीक रहती है, मैंने बताया कि इसमें भूख लगती है और बंदे को पेन शुरू हो जाते हैं तो वो जल्दी से खाना खा लेता है, तो उसको कोई इशू नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मैंने बताया कि बंदा खाना खाने से डरता है क्योंकि उसको पता होता है कि मैं खाना खाऊंगा तो मुझे पेन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डाइट इसमें ठीक है, गुड ईट टू रिलीव पेन, वही कि मतलब आप कुछ भी खा सकते हैं, कोई इतना वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपने फ्राइड आइटम जो है वो ज्यादातर पेशेंट अवॉइड करते हैं क्योंकि उससे उसको ज्यादा एसिड रिलीज होता है। ये बात याद रखें, फ्राइड आइटम्स के लिए एसिड रिलीज भी ज्यादा होता है उसकी डाइजेशन के लिए। ठीक है, तो वो फ्राइड, वो परहेजी, आम अल्फाज में अगर हम कहें तो वो परहेजी खाना खाता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें वेट लॉस इसमें नहीं होता। इसमें बहुत वजह क्या है वो भी आप इसको रिलेट करना सीखें। वेट लॉस क्यों होगा? क्योंकि वो प्रॉपर खाना नहीं खा रहा, उसकी एपेटाइट सही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट इज हेमेटेमेसिस, उसके वॉमिटिंग में भी ब्लड आएगा 40% और इसमें जरा ज्यादा 60%। और मेलेना स्टूल में जब ब्लड आएगा तो वो यहाँ 60% है, यहाँ 40%। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, सो दिस वाज अ लिटिल बिट अबाउट इट्स। इसकी हेडिंग आप क्या दे सकते हैं? इसकी आप टाइप्स की हेडिंग भी दे सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन ड्यूडेनल अल्सर एंड गैस्ट्रिक अल्सर। या इसकी अगर आप एक अच्छी हेडिंग देना चाहते हैं तो वो है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ड्यूडेनल अल्सर एंड गैस्ट्रिक अल्सर। तो इस तरह आपका ये अच्छा सा टॉपिक कवर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं फिर। ओके, सो नेक्स्ट इज अबाउट इट्स इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में वैसे ये दो चीजें आप याद रखें, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट बताती हूँ। आपने मेन फोकस उस टेस्ट पे करना है। थोड़ा सा इसको भी लिख सकते हैं। स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड देखेंगे उसमें है कि नहीं है, उसमें एच पाइलोरी देख सकते हैं स्टूल में है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सारी सीबीसी देख सकते हैं उसके लिए कि कम हुए हैं या नहीं, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है स्टमक से और आपके वॉमिट में भी और आपके उसमें, तो ऑब्वियसली आपके ब्लड काउंट भी जो है वो कम होगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इससे नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट बता रही हूँ, आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, ओके, सो दिस इज a little bit about the tests of the peptic ulcer diagnostic test. अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भी मैं आपको बताने जा रही थी वो ये टेस्ट है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। बाकी इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये वाला एसोफेगो गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्कोपी। सिंपल, अगर आप इसको ये नाम नहीं याद कर सकते, एंडोस्कोपी प्रोसीजर। एंडोस्कोपी सबको पता है कि एक ट्यूब पास करते हैं, उसमें कैमरा टाइप लगा होता है, वो अंदर जाता है, इमेजेस वगैरह आते हैं, उसके थ्रू चेक करते हैं कि अंदर क्या, मतलब स्टमक में क्या इशू है। ठीक है, विजुअलाइज द अल्सर, उसको बाकायदा विजुअलाइज करते हैं, मतलब उसको दिखाते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, सो इसके अलावा बायोप्सी वगैरह, कैंसर, अक्सर पेप्टिक अल्सर जो है वो कैंसर में भी डेवलप हो सकता है, तो आप बायोप्सी भी कर सकते हैं कैंसर चेक करने के, डायग्नोज द एच पाइलोरी फाइंड आउट करने के लिए भी। इस पूरे प्रोसीजर को आप क्या नाम देंगे? इसको एंडोस्कोपिक प्रोसीजर का नाम देंगे। तो एक एंडोस्कोपिक हो गया। ठीक है, दूसरा जो है, आप इसको भी मैं बता देती हूँ लेकिन इसको इतना डिटेल से लिखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का रेडियोलॉजी का वो है। इसमें क्या करते हैं, इसमें असल में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं वो बॉडी के अंदर का। अब रेडियो एक्टिव के लिए थोड़ा सा आपको आइसोटोप्स के बारे में वो चीजें, लेकिन मैं आसान अल्फाज में अगर आपको बताऊं ना, तो ये ऐसे सब्सटेंसेस बॉडी में एंटर करवाते जो रेज एमिट करते हैं। उन रेज को फिर ये लोग मेजर करते हैं, उसके थ्रू जो है ये फिर डायग्नोसिस करते हैं। रेडियोलॉजिकल वो है आपके पास डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ठीक है, तो इसको मैंने सिर्फ बता दिया। ठीक है, बेरियम जो है ये आपका रेडियो एक्सरे वगैरह भी यूज हो सकते हैं, लेकिन आप ये दो लिख लें पेपर में लिखने के लिए, ये दो काफी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझे। यूरिया ब्रेथ टेस्टिंग, इसमें क्या होता है, इसमें ये पहले तो आप ये समझ लेना कि एच पाइलोरी जो है ना, लेट मी चेक ये रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा, सो एच पाइलोरी जो है, एच पाइलोरी में ये एबिलिटी है कि ये क्या करता है, ये यूरिया को कन्वर्ट करता है अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यूरिया को ये किस चीज में कन्वर्ट करता है, अमोनिया
ठीक है, NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये इसकी एबिलिटी, आपको ये बात, यही सारा टेस्ट इसी चीज पर बेस्ड है। अब क्या करते हैं ये लोग, देखना चाहते हैं कि बंदे जो पेशेंट है उसमें H. पाइलोरी है या नहीं है, ठीक है। वो क्या करते हैं, उसको कार्बन एनरिच यूरिया सोल्यूशन दे देते, कोई ऐसे ड्रिंक्स उसको दे देते जिसमें यूरिया ज्यादा हो, कार्बन ज्यादा हो, मतलब वो यूरिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। अच्छा, उसको यूरिया मतलब सिंपल उसको यूरिया सोल्यूशन दे देते, ड्रिंक्स दे देते। वो यूरिया सोल्यूशन जब बॉडी में जाएगा तो अगर H. पाइलोरी है तो वो क्या करेगा, H. पाइलोरी उस यूरिया को इन दो चीजों में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब नॉर्मल तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होता है ना कि जब हम एक्सेल करते हैं हमें वो टेस्ट पता होता है कि कितना अमाउंट का कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वो प्रॉपर आपका एक्सपायरेशन वॉल्यूम और उससे। लेकिन जब हम ये टेस्ट करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, जब इसको यूरिया दे देते उसके बाद जो एमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, उसको मेजर करते हैं। वो अगर नॉर्मल से ज्यादा है तो उससे पता चलता है कि इस पेशेंट में क्या है, इसमें H. पाइलोरी मौजूद था। क्यों? क्योंकि अगर H. पाइलोरी मौजूद ना होता तो वो यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट ना करता और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जो है वो नॉर्मल से ज्यादा ना आता, ठीक है। तो अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हम मेजर करें वो नॉर्मल से ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब है कि H. पाइलोरी नहीं था, ठीक है। तो ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन वगैरह है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। ओके, अब इसकी आ जाते हैं मैनेजमेंट पे, मतलब ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट को आप डिवाइड करेंगे 4 टाइप ऑफ ट्रीटमेंट में। आपको याद है मैंने आपको पहले जो हेल्थ के लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि एक फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है, एक नॉन फार्माकोलॉजिकल होती है, ठीक है। यहाँ पर भी उसी तरह कुछ है। फर्स्ट वन इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। दूसरा है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तीसरा भी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, लेकिन इस सेकेंड वन में हम लोग क्या करते हैं कि एसिड सिक्रीशन को कम करते हैं। हाइपोसिक्रीटरी का मतलब ये है कि इन ड्रग्स के थ्रू हम एसिड सिक्रीशन को कम करते हैं, क्योंकि स्टमक में ऑलरेडी अल्सर है, हम नहीं चाहते कि मजीद HCl रिलीज हो, मजीद जो आपके बाइल एसिड्स वगैरह हैं वो आए और आपके स्टमक को या इंटेस्टाइन को मजीद खराब करे, ठीक है। तो हाइपोसिक्रीटरी मतलब सिक्रीशन को कम करने वाले ड्रग्स, और ये भी फार्माकोलॉजिकल है लेकिन ये प्योरली एंटीबायोटिक थेरेपी है, और इसमें हम H. पाइलोरी की एरिडिकेशन मतलब खत्म करना, उसकी एरिडिकेशन के लिए हम ड्रग्स देते हैं। और लास्ट वन, अगर ये तीनों काम ना करे, अगर ये तीनों काम ना करें फिर क्या ऑप्शन बच जाता है, सबको पता है, हम फिर सर्जरी की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो हम इसी तरह इन चार को हम इसी उसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है। और लेट्स स्टार्ट वन बाय। ओके, सो अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देखें, ठीक है, फर्स्ट वन जो है, दिस इज फर्स्ट वन। मैनेजमेंट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आप क्या कर रहे हैं, आप सबसे पहले तो अगर आप एनसेड्स यूज कर रहे हैं तो आपने वो डिसकंटिन्यू कर देना, वो खत्म कर देना, स्टॉप कर देना, ठीक है। एनसेड्स का मैकेनिज्म सारा मैंने पिछले उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि एनसेड्स क्या करते हैं, क्यों, क्योंकि ये कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करते हैं और कॉक्स एंजाइम के ब्लॉक करने की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस ब्लॉक हो जाती है, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस आर प्रोटेक्टिव केमिकल्स फॉर द स्टमक, तो वो प्रोटेक्शन खत्म कर देते हैं। दूसरा, स्मोकिंग अगर कर रहे हैं वो खत्म कर देंगे, अल्कोहल अगर कर रहे हैं, सेसेशन मतलब स्टॉप करना, अल्कोहल भी स्टॉप कर देना है। स्ट्रेस रिडक्शन, स्ट्रेस भी मैंने बताया था कि वो एग्रीवेट कर सकता है आपके अल्सर को, तो ये सारी आपकी फार्माकोलॉजी नॉन फार्माकोलॉजिकल होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी फार्माकोलॉजी। ओके, सो सेकेंड वन जो मैंने वहां पर आपको 4 चीजें बताई थी, उसमें जो सेकेंड वन है वो है हाइपोसिक्रीटरी ड्रग। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, हाइपोसिक्रीटरी ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो आपके स्टमक के HCl सिक्रीशन को कम कर देंगे, ठीक है। पर्टिकुलरली इसमें ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए, ठीक है। ये बाकी भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन ये दोनों, एक है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है ये एक प्रोटॉन पंप, असल में उस पंप का नाम है, काइंड ऑफ पंप होता है आपके GIT में जो HCl सिक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का मतलब क्या है, वो ड्रग जो इस प्रोटॉन पंप को ब्लॉक करेंगे, क्योंकि ये प्रोटॉन पंप ब्लॉक होगा तो HCl सिक्रीशन खुद ब खुद ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए उन्होंने लिखा हुआ है सप्रेस एसिड प्रोडक्शन, और ये जो है ये उन्होंने इसके वो बताए हुए हैं, क्या नाम है, ब्रांड बताए हैं, लेकिन आप इसके जेनेरिक लिख सकते हैं। जेनेरिक में क्या होगा, ओमेप्राजोल, ठीक है, ओमेप्राजोल है और एसोमेप्राजोल है, ठीक है, ये सबको पता, राइजेक और एसो ओमेप्राजोल, ZOLE, ठीक है।
ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, ये आप 2 ड्रग्स इसमें लिख सकते हैं बजाय इनके, ये ब्रांड लिखे। तो ये आपका फर्स्ट क्लास हो गया। सेकंड जो है वो है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये क्या है, इसको जरा समझें। H2 रिसेप्टर असल में हिस्टामिन रिसेप्टर की बात करें। आपके पास जो है वो हिस्टामिन के H1 रिसेप्टर्स भी हैं, H2 रिसेप्टर और भी हैं, लेकिन मेनली ये 2 जो है वो ज्यादा हम डिस्कस करते हैं फार्माकोलॉजी या इन ड्रग थेरेपी से। H1 रिसेप्टर जो है वो आपके इन्वॉल्व है एलर्जी में, ठीक है। वो थ्रू आउट द बॉडी कहीं जगहों पर इन्वॉल्व मौजूद है जहां एलर्जी स्किन में और डिफरेंट जगहों पे। जो H2 रिसेप्टर्स है वो भी जगह जगह है, लेकिन ये ज्यादातर मौजूद है आपके जीआईटी में, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि ये रिसेप्टर्स पर हिस्टामिन आकर एक्ट करता है और इस पर एक्ट करने के बाद HCl सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये हिस्टामिन स्टिमुलेटेड गैस्ट्रिक सिक्रीशन है कि हिस्टामिन आएगा अपने रिसेप्टर H2 पर एक्ट करेगा और उस H2 पर एक्ट करने के बाद HCl रिलीज ज्यादा हो जाएगी। तो अगर हम कोई ऐसी ड्रग दे जो इसको ब्लॉक करते हैं H2 रिसेप्टर को, तो फिर हिस्टामिन आएगा वो इसको एक्टिवेट ही नहीं कर सकेगा, और जब H2 रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा तो क्या होगा, HCl सिक्रीशन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों का मैकेनिज्म डिफरेंट है, काम एक है। काम क्या है, HCl सिक्रीशन को स्टॉप करना, ठीक है। तो ये देखिए ब्लॉक हिस्टामिन स्टिमुलेटेड, क्योंकि वहां पर तो वो पंप के थ्रू हो रहा था, यहाँ पर हिस्टामिन आकर अपने रिसेप्टर पर एक्ट करता है, वो ब्लॉक, उसको अगर हम ब्लॉक कर दें उस रिसेप्टर को, तो तब ये जो है ये इसमें ड्रग जो है वो ज़ेंटेक और ये भी वो है पेप्सिड और एक्सेड, ये ब्रांड है। आप जेनेरिक इसमें क्या लिखेंगे, सिमिटिडीन, रेनिटिडीन, ठीक है, ये सारे जिसमें टिडीन आता है, मैंने पहले भी बताया था काफी जगह, सिमिटिडीन, ठीक है, सिमिटिडीन, रेनिटिडीन, ठीक है, ये सारे जिसमें टिडीन आएगा आखिर में, वो सारे के सारे ड्रग जो है वो H2 ब्लॉकर करते हैं, NE। अच्छा, ये हो गया आपका, ये ड्रग हो गया। जो थर्ड वन है दैट इज अबाउट एंटासिड। एंट मतलब अगेंस्ट एसिड, एंट मतलब अगेंस्ट एसिड मतलब स्टमक एसिड। इसमें आपके जो है वो बाइल एसिड भी आ जाते हैं, पर्टिकुलरली यहाँ पर हम जिस एसिड की बात करें वो HCl। तो ये क्या करते हैं कि किसी रिसेप्टर वगैरह को ऐसे ब्लॉक नहीं करते, बल्कि ये खुद जाकर उस एसिड को खत्म कर देते हैं। न्यूट्रलाइज मतलब उसको खत्म कर, उसकी एसिडिटी खत्म कर देते हैं, उसके साथ केमिकल रिएक्शन करके उसकी एसिडिटी खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये इसमें ड्रग जो है ये भी इन्होंने लिखे हैं ये वाले, लेकिन आप इसमें ड्रग लिख सकते हैं बिस्मिथ सबसिट्रेट या बिस्मिथ सब नाइट्रेट, ठीक है, BISMUTH, बिस्मिथ SUB एंड सिट्रेट या नाइट्रेट, ठीक है। तो ये ड्रग आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने लिखा प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ पेप्सिन, ये पेप्सिन की रिलीज को भी कम कर, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसकी रिलीज को, क्योंकि वो भी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि वो भी एज एग्रेसिव फैक्टर काम कर सकते हैं। तो ये अच्छा कहते हैं इसको 2 आवर्स आफ्टर मील हमें देना चाहिए, क्योंकि आफ्टर मील ही आपके एसिड रिलीज होता है ना, और ये तो जाकर एसिड को इसने न्यूट्रलाइज करना है, तो इसलिए आप आफ्टर मील इसको या बेड टाइम पे आप दे सकते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, फोर्थ वन जो है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। इसमें क्या होगा, ये अच्छा हमने कहा था प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, आपके स्टमक की प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम प्रोस्टाग्लैंडिन की अमाउंट को ज्यादा करना चाहते हैं, तो बॉडी को भी हम स्टिमुलेट करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऐसी कोई ड्रग अभी नहीं बनी कि हम उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को बहुत ज्यादा करवा सके। तो हम क्या कर देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के जैसे ड्रग्स हम देना शुरू कर देते हैं, ताकि वो जाए और प्रोस्टाग्लैंडिन की जगह काम करना शुरू कर दे, ठीक है। तो एनालॉग कहते हैं उस जैसे, प्रोस्टाग्लैंडिन के जैसे, तो ये जाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन की तरह आपकी स्टमक की प्रोटेक्शन करते हैं ये। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन एंड एनहेंस म्यूकोजल रेजिस्टेंस टू इंजरी। ये म्यूकोजल रेजिस्टेंस वाली बात मैंने बता दी कि ये जाकर वहां पर प्रोटेक्शन करते हैं। इसके अलावा ये गैस्ट्रिक एसिड, क्योंकि हम तो हाइपोसेक्रेटरी ड्रग्स पढ़ रहे हैं ना, तो ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन भी कम कर सकते हैं। इसमें जो ड्रग है साइटोटेक, अच्छा इसको अगर आप देखें इसका ब्रांड, ये भी ब्रांड नेम है, इसका जो जेनेरिक नेम है ना वो है मीजोप्रोस्टोल, मीजोप्रोस्टोल MISOPROS, यहाँ सारा नहीं आ रहा लेकिन PROSTOL, ठीक है, PROSTOL मीजोप्रोस्टोल इसका है। इसके अलावा इसके एक और ड्रग आता है रोटेक या रोस्टेक है, ये आप जरा कंफर्म कर ले कि ब्रांड नेम है, ठीक है। लेकिन उसमें जो जेनेरिक मतलब वो 2 ड्रग्स की कॉम्बिनेशन है, उसमें मीजोप्रोस्टोल भी है और उसमें साथ में ओमेप्राजोल भी है, वो जरा फिर ज्यादा अच्छी ड्रग बन जाती है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट वन जो है म्यूकोजल बैरियर 45, ये क्या करते हैं, ये सिंपल फॉर्म है प्रोटेक्टिव कोट ओवर द लाइनिंग ऑफ द GIT, ठीक है। ये उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव सी लेयर बना देते हैं और उसको स्टमक और एसिड वगैरह से बचाते रहते हैं। इसमें ड्रग क्या है, सक्रानपेट, सिर्फ ये लिखते हैं बस, इसको साइटोप्रोटेक्टिव भी कहते हैं।
सिर्फ सैक्रल फैट लिखे, दैट्स इट। ठीक है, तो ये जो है ये प्रोटेक्टिव कोट बनाते हैं। तो ये 5 आपके पास हाइपोसिक्रेटरी ड्रग्स हैं। ठीक है, या आप सिंपल इसको मतलब ड्रग्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं H पाइलोरी के लिए हमने क्या करना है। ओके, सो अब देखते हैं थर्ड वन जो है दैट इज H पाइलोरी एरेडिकेशन। हम H पाइलोरी की एरेडिकेशन के लिए क्या थे, हम मतलब एंटीबायोटिक थे। ठीक है, इसको हम ट्रिपल थेरेपी कहते हैं। ट्रिपल थेरेपी मतलब इसमें हमने 3 ड्रग यूज करने। फर्स्ट वन तो होगा आपका वही प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, राइजिंग। ठीक है, इसके अलावा आप 2 एंटीबायोटिक दे सकते हैं, तो 1 और +2 तो 3 हो गए। ठीक है, 2 एंटीबायोटिक आप क्या सकते हैं, या तो आप ये दे सकते हैं या आप ये दे सकते हैं इसके साथ और। ठीक है, या आप ये दोनों दे सकते हैं या आप ये दोनों दे सकते हैं। मेट्रोनिडाजोल, क्लेरिथ्रोमाइसिन सबको पता है। मेट्रोनिडाजोल, फ्लैजिल, क्लेरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिसिड और वो सारे जो मैक्रोलाइड वाली क्लास है। ठीक है, यहाँ पर एमॉक्सिल पेनिसिलिन वाली क्लास है। तो या तो आप ये दोनों एंटीबायोटिक देंगे या आप ये दोनों एंटीबायोटिक, लेकिन दोनों के साथ क्या मस्ट है, ये चीज। तो इसको हम ट्रिपल थेरेपी कहते हैं। कभी कभार ये 4 ड्रग थेरेपी भी हो जाती है, और 4 ड्रग थेरेपी में फिर हम क्या कर सकते हैं, बिस्मुथ सबनाइट्रेट हम दे सकते हैं एज ए प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक, एज ए प्रोटेक्टिव केमिकल फॉर स्टमक। ठीक है, तो वो फिर 4th थेरेपी, तो वो आप वो भी एक अलग हेडिंग लगा सकते हैं, उसमें यही चीजें लिख लें। 3 ट्रिपल ड्रग तो ये हो गई ना। 4 ड्रग थेरेपी की आप हेडिंग देंगे, उसमें आप ये भी लिख सकते हैं, ये सारे लिख लें, प्लस 4th वन आप लिखेंगे बिस्मुथ सबनाइट्रेट। ठीक है, अच्छा, तो ये आपके पास हो गई H पाइलोरी एरेडिकेशन के लिए। और लास्ट वन जो है वो सर्जरी है, वो देखते हैं। ओके, सो अगर आप देखें तो ये 4th वन है। ठीक है, यहाँ तो इन्होंने टाइप्स ऑफ वो लिखे हुए, लेकिन मैं आपको ज्यादा डिटेल से नहीं करवा रही, सिर्फ आपने ये चीज आपने, वैसे भी इसकी जरूरत भी नहीं है, आप सिर्फ हेडिंग दे सकते हैं कि सर्जिकल प्रोसीजर 4th वन पे, आप सिर्फ हेडिंग भी दे सकते हैं। लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा मैं ये एक्सप्लेन कर दूं। वैसे इसमें बहुत ज्यादा टाइप्स हैं जो आपके लेवल की नहीं है, लेकिन आपने उसको नहीं पढ़ना, तो आप इसको सिर्फ सर्जिकल प्रोसीजर की हेडिंग देंगे, और इसमें आप ये अगर करना कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो ओके। ये बहुत आसान है। इसमें क्या होता है, वेगोटोमी। वेगोटोमी में क्या होता है कि जो वेगस नर्व होता है ना, वेगस नर्व, मैंने बताया वेगस नर्व क्या है, आपके जीआईटी और आपके स्टमक को, सॉरी आपके सीएनएस और आपके जीआईटी को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, ब्रेन का जीआईटी के साथ जो कनेक्शन हो रहा है वो मेनली इस नर्व के, बाकी भी होंगे लेकिन मेनली इस नर्व के थ्रू जो है वो होता है वेगस नर्व। हम क्या, अच्छा ये अभी मैंने पिछले स्लाइड में समझाया कि क्या होता है, फूड स्टमक में आता है। ठीक है, अच्छा, फूड स्टमक में आता है, और स्टमक में फूड आता है तो एक सिग्नल चला जाता है ब्रेन को, और ब्रेन इसी वेगस नर्व के थ्रू एक कमांड देता है कि एचसीएल सिक्रीशन ज्यादा हो। अगर हम इसको काट दें, इस वेगस नर्व को अगर हम काट दें, ठीक है, तो क्या होगा, फूड आएगा लेकिन सिग्नल नहीं जाएगा, और जब सिग्नल नहीं जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपके एचसीएल सिक्रीशन कभी भी ज्यादा नहीं होगी। तो अगर आप इसको देखिए ना, तो ये तो एक बहुत इन्वेजिव मतलब एक बहुत आप अपनी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल नर्व काट रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये तब करते हैं हम जब हमारे पास कोई चारा नहीं रहता, जब बाकी पिछले जो 3 वो है ना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हाइपोसिक्रेटरी ड्रग्स एंड H पाइलोरी एरेडिकेशन, वो सारे अगर काम ना करें, फिर हमने क्या करना है, मजबूरी में हमने ये वाला प्रोसीजर करना है। तो कट वेगस नर्व, ठीक है, एलिमिनेट एसिड सिक्रीशन स्टिमुलस, वो जो स्टिमुलस आता है ना एसिड सिक्रीशन के लिए, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एलिमिनेट मतलब खत्म होना। सो दिस वाज, और यहाँ पर ये थोड़ा वेगस नर्व के बारे में मैंने बताया कि कैसे उसकी ब्रांचेस आएंगी। ये देखें, ये सारा यहाँ से अगर काट देना, ये सारा खत्म हो जाएगा, ये स्टिमुलेशन खत्म हो जाएगी। सो ये जो है ये आपका 4th वन हो गया। ओके, सो लास्ट में थोड़ी सी इसकी कॉम्प्लिकेशन है, अगर करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो वैसे भी ये टॉपिक बहुत लेंथी हो गया आपके लिए, मोर देन एनफ। ठीक है, क्योंकि मैंने ड्रग थेरेपी उस पर जरा ज्यादा फोकस किया, और वो जो आपके एग्रेसिव डिफेंसिव फैक्टर उस पर आपने ज्यादा फोकस कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आप एक छोटी सी हेडिंग इसकी दे सकते हैं, जिसमें आप देखें अगर हम इस डिजीज को ट्रीट नहीं करते तो क्या होगा, हेमरेज हो सकते हैं। हेमरेज से फिर क्या होगा, वही मेलिना एंड हेमेटोमेसिस। ठीक है, तो ब्लड वेसल डैमेज हो जाएंगे, अल्सर इरोड्स इनटू द मसल्स ऑफ द स्टमक और ड्यूडेनल वॉल, वो अल्सर इतना डीप चला जाता है कि आपके सारे ब्लड वेसल को भी डैमेज करना शुरू कर देता है,
उससे क्या होगा, जो आपका वॉमिट आप करते हैं ना, उसका कलर क्या होगा, कॉफी ब्राउन, बिल्कुल डार्क, क्योंकि उसमें ब्लड होगा, तो वो कॉफी ब्राउन, कॉफी जैसा कलर उसका हो जाएगा। और जो स्टूल है उसमें भी ब्लड आएगा, ठीक है, ब्लड इंटेक स्टूल, आपके स्टूल में भी ब्लड आएगा जिसको हम मेलेना कहते हैं, आपके वॉमिट में भी ब्लड आएगा जिसको हम हेमेटोमेसिस कहते हैं। तो वही चीजें उन्होंने बात बताई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट इज परफोरेशन, आपके मैंने पहले ही बताया, आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में बिल्कुल वो बन जाते हैं, होल्स बन जाते हैं, ठीक है। एंड अल्सर कैन इरोड टू द एंटायर वॉल, बिल्कुल अंदर चला जाता है, बिल्कुल सारे वॉल को जो है जैसे हम दीवार में जैसे सुराख कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, बैक्टीरिया एंड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्पिल इनटू द पेरिटोनियम, जो आपकी पेरिटोनियल कैविटी है ना, एब्डोमिनल कैविटी, सारा का सारा जो अंदर का, क्योंकि होल पड़ गया तो अंदर जो चीजें वो बाहर आएंगी, इसको हम परफोरेशन मतलब सुराख हो जाना, ठीक है। तो जो जितना भी पेरिटोनियल कैविटी आपकी, उसमें सारा का सारा, उसमें बैक्टीरिया अगर एच पाइलोरी वगैरह है, या आपका इंटेस्टिनल बैक्टीरिया जो है विटामिन के बनाता है, वो सारे बैक्टीरिया, सारा कुछ आपका डाइजेस्टिव मटेरियल है, वो सारा आपका एब्डोमेन में आ जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, पेरिटोनाइटिस, आपके एब्डोमेन पेरिटोनियल कैविटी की भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिसको हम पेरिटोनाइटिस कहते हैं, ठीक है। लास्ट वन, नैरोइंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर है, मतलब वो जो कनेक्शन बिटवीन द स्टमक एंड द ड्यूडेनम है ना, वो नैरो हो जाता है। उसके नैरो होने की वजह से क्या होगा, स्टमक का कंटेंट इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, जब इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा तो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा ना वापस, ठीक है। तो रिगर्जिटेशन बहुत ज्यादा होगी और रिपीटेड वॉमिटिंग होगी, ठीक है। सो ये जो है ये आपका ये कॉम्प्लिकेशन की हेडिंग हो गई। आई होप आपको इस टॉपिक की समझ आई है। इसमें जो भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। इसके अलावा नेक्स्ट उसमें मैं आपसे इसके बारे में थोड़े क्वेश्चंस भी करूंगी, फिर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि उन क्वेश्चंस के आंसर भी मुझे बताना है, ठीक है। सो दिस शुड बी अ वेरी इंटरैक्टिव सेशन। ये नहीं कि मैं बोलूं और आप मुझसे सुनें, तो आपने मुझे प्रॉपर फीडबैक देना है और जो भी क्वेश्चन है या मैं जो क्वेश्चन पूछूं आपने उसके आंसर मुझे देने हैं, ठीक है। सो हैव अ गुड डे।